अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अपना पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम को समझा, केमिकल रिएक्शन को समझा, उसकी टाइप्स को समझा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझा। हमने अपना 1.1 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो में हम अपने 1.2 टॉपिक को कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 1.2 टॉपिक है उसमें सबसे पहली हेडिंग जो है दैट इज मास एक्शन। ठीक है, तो हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ये जो टॉपिक है, फर्स्टली मैं आपको बताऊं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है। किस तरीके से, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट को बताना है पहले, फिर उसकी जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करना है। ठीक है, आपको इक्वेशन को ड्राइव करना है, एक्सप्रेशन को, और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे बताना है। तो ये वाला जो सवाल है ये आपके पास लॉन्ग है और ये सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लें। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने न्यूमेरिकल है वो तमाम न्यूमेरिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन डिटेल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अपने न्यूमेरिकल को। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझनी है दैट इज एक्टिव मास। लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने से पहले हम एक्टिव मास को समझेंगे कि एक्टिव मास है क्या। ठीक है, तो एक्टिव मास हमारे पास क्या है, किसी भी रिएक्टेंट सबस्टेंस की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास एक्टिव मास कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा एक्टिव मास। ठीक है, आगे लिखा है कि हम जो यूनिट होती है हमारे पास एक्टिव मास की, उसे हम मोल डेसीमीटर क्यूब से जो है वो डिनोट करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और उसे जो लिखने का तरीका होता है, एक्टिव मास को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो है पेज नंबर 6 में जो है आपके पास डेफिनेशन दी गई है एक्टिव मास की, तो आप इसे मार्क कर लें। जहाँ पे लिखा है डू यू नो, वहां पर आपके पास एक्टिव मास की डेफिनेशन है, इसे लाजमन आपने मार्क करना है, याद करना है। ये डेफिनेशन भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर डेफिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या हमारे पास, एक्टिव मास। एक्टिव मास हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होती है हमारे पास, वो हमारे पास कहलाती है एक्टिव मास। एक्टिव मास की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसे हम जो एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल लिखी हुई है N2 की। ठीक है, ये N2 जो है ये हमारे पास किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, विच मीन्स कि ये एक्टिव मास है, और इसका एक्टिव मास अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्टिव मास होता है। अब एक्टिव मास को समझने का क्या मकसद था, क्योंकि हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, अगर हम इसकी स्टेटमेंट को समझें तो लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमारा जो रिएक्शन का जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के। अब ये प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला नहीं, ये प्रोडक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई है। हम मैथ्स में मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, किसके, प्रोडक्ट के एक्टिव मास के। यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट सब्सटेंस है उसका जो एक्टिव मास है उससे मल्टीप्लाई होगा हमारा जो है वो रिएक्शन, और वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे लॉ ऑफ मास एक्शन की, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। ठीक है, और एक्टिव मास को हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वो क्या है, किसी भी रिएक्टेंट सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्टिव मास कहलाती है। सही, आगे हम अगर मैथमेटिकली प्रूफ करें इस बात को कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है लॉ ऑफ मास एक्शन की, अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करें कि इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है R जो है वो डिनोट कर रहा है रेट को। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो R हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा है रिएक्टेंट के। ठीक है, और रिएक्टेंट किसका है, एक्टिव मास का, तो यहाँ पर इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। क्लियर, आगे हमारा जो R है यानी कि रिएक्टेंट, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट आएगा, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास प्रोपोर्शनल के साइन हटाने पर आगे हमारे पास इज इक्वल टू K कांस्टेंट।
अब हमें जो है ये कांस्टेंट बताना है कि ये कांस्टेंट किसका है। जहां पर भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, जब हम अभी यहाँ पर ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन को, तो हम जहां पर भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो जो हम कांस्टेंट लगाएंगे लाजमन आपने वहां पे मेंशन करना है कि ये कांस्टेंट किसका है। तो यहाँ पर हमने इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट लगाया, रिएक्टेंट एक्टिव मास का वैसे ही रहा। अब ये के जो है वो हम बता रहे हैं कि ये किसका कांस्टेंट है, रेट का है, ठीक है, ये रेट का कांस्टेंट है के, सही। तो ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि एक रेट जो होता है किसी भी रिएक्टेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के रिएक्टेंट से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट, ये हो गई हमारी मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव कर दिया और एक्टिव मास हमने समझ लिया क्या है। अब हम जो है समझते हैं कि हम इसे ड्राइव किस तरह करेंगे, यानी कि हमारे पास जो ये लॉ ऑफ मास की जो लॉ ऑफ मास एक्शन की जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे इस एक्सप्रेशन को, किसकी इक्वेशन को, इसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव किस तरह किया जाता है, कैसे ड्राइव होकर आइए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। ये लेट सपोज हमने एक रिएक्शन ले ली है अकॉर्डिंग टू आवर बुक, जो हमारी बुक में रिएक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये हमारे पास हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये नंबर ऑफ मोल को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारे रिएक्शन में जब हम बैलेंस करते हैं या बैलेंस से पहले जो भी अमाउंट होती है कोफिशिएंट से पहले हम उसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ मोल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो सी कार्बन है, क्लोरीन है, ठीक है, वो जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अगर इससे पहले 2 है तो ये 2 क्या है, इस क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल है, ये कोफिशिएंट हमारे पास नंबर ऑफ मोल है। एज सिमिलर यहाँ पर जो हमारे पास स्मॉल जो वो ए लिखा हुआ है, ये स्मॉल ए क्या है इसका, ये स्मॉल है इसका नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास स्मॉल जो अल्फाबेट लिखे हैं वो नंबर ऑफ मोल है, कोफिशिएंट जो है वो नंबर ऑफ मोल है अपने इस रिएक्टेंट के, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, सही है। अब हम जो है ना यहाँ पर समझते हैं कि इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो है इसकी डेरिवेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम लेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉरवर्ड, सही है। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ले लेते हैं। अच्छा, मेरा ब्लू मार्कर जो है वो नजर नहीं आ रहा कैमरे में, तो मैं ब्लैक मार्कर से पूरा जो है वो डेरिवेशन कर रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए करेंगे, फिर उसके बाद हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो डेरिवेशन है वो इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, सही है। तो इस तरीके से चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन को ले लें तो ये हमारे पास हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्ट होगा फिर प्रोडक्ट बनाएगा, देन प्रोडक्ट से आगे दोबारा वो जाके रिएक्टेंट बनाएगा तो वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम सबसे पहले लेंगे, तो आर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रेट को, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ये बात लिखी थी कि रेट ऑफ जो हमारे पास रेट होगा वो रेट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रिएक्टेंट से, तो यही तो हमें चेक करना है। तो ये आर जो है हमारे पास ये किसका रेट है, फॉरवर्ड का, एफ किसको डिनोट कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो आर जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, रिएक्टेंट के। तो अब हम रिएक्टेंट को लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया ए। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ मोल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पावर में, तो नंबर ऑफ मोल को हम पावर में लिख देंगे। ये हमारे पास रहा बी, ठीक है, हमारा रिएक्टेंट, और ये बी आ गई इसकी पावर, सही है। और हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्टिव मास है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रेट होगा रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके प्रोडक्ट से, एक्टिव मास के, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव मास है, नंबर ऑफ मोल जो है वो पावर बन गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे, तो जो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एफ। अब कांस्टेंट एफ क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट है हमारा, साथ में आपको इसे बताना भी है कि ये किसका कांस्टेंट है, ये हमारे पास किसका कांस्टेंट है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या है, कांस्टेंट है, सही है। आगे आपने बताना भी है साथ साथ कि ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, सही है। अब आगे बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है उतर जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट हटाना है प्रोपोर्शन का साइन, बाकी सारी चीज तो वैसी रहेगी ना। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटा इज इक्वल्स टू के एफ, क्योंकि ये कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास बाकी जो हमारा रिएक्टेंट था वो बिल्कुल वैसे ही रहा।
तो ये तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया। अब हम करेंगे बैकवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बैकवर्ड के लिए, ठीक है। बैकवर्ड कह लें या रिवर्स रिएक्शन कह लें, आपकी बुक में रिवर्स का आ गया तो आप भी रिवर्स की हेडिंग लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, यानी हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये स्मॉल r डिनोट करेगा रिवर्स रिएक्शन को। ये रिएक्शन वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहा है, तो रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अपने प्रोडक्ट के, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये जो है तो हम वो लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया C और ये C इसकी मोल जो है वो उसकी पावर हो जाएगा, ये हमारे पास D और ये इसकी पावर D हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे पहले, फिर K आ जाएगा और फिर R अगेन, ठीक है। अब ये आपने दोबारा बताना है ये कांस्टेंट किसका है, ये हमारे पास कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का। पहले फॉरवर्ड का था, अब ये कांस्टेंट है हमारे पास KR इज द कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और KF इज द कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है और आज यहाँ पर मेंशन भी करना है, लिखना भी है कि ये किसका कांस्टेंट है। तो हमारे पास KR, बाकी सारी चीजें वैसी आ गई। तो यहाँ पर आपने साथ साथ मेंशन भी करना है कि जिस तरह हमारे पास KF जो है ये किसका कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। इस तरह KR जो है हमारे पास वो किसका कांस्टेंट है, रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो कर लिया। अब हम चेक करेंगे इसे एट इक्विलिब्रियम में, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम में ये हमारे पास जो है वो इक्वल बैलेंस होता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम करेंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इक्विलिब्रियम में, तो एट इक्विलिब्रियम हमें क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। आपकी बुक में रिवर्स लिखा है तो हम यहाँ पे रिवर्स लिख देते, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। रिवर्स कह लें, बैक कह लें, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट पे जाए, तो हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रही हमारे पास RF की वैल्यू, ठीक है, दैट इज KF फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास था। तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट लगाया हमने, तो हमारे पास जो कांस्टेंट F है फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज A, ठीक है, और हमारे पास है B, ठीक है। अब वो बिल्कुल बराबर है किसके, हमारे पास कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के, जो कि हमारे पास है C और हमारे पास है D, ठीक है, ये इसकी पावर, सही है। तो हमने क्या लिखा कि ये बिल्कुल बराबर है KF KR के, सही है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अब हम जितने भी हमारे पास सेम वेरिएबल होंगे उनको एक तरफ कर देंगे। तो हमारे पास ये रहा KF, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे ही रहा क्योंकि हमने इसे इसकी जगह से नहीं हिलाया, ये बिल्कुल वहीं पर है जहां पर था। और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा इज इक्वल्स टू के, तो डिवाइड में हो जाएगा, ये बात तो आपको पता है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकालेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, प्रोपोर्शन का साइन हटाया, इज इक्वल्स टू के आ गया कांस्टेंट। यहाँ पर आपने वाज़ेह करना है कि के जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बैकवर्ड रिएक्शन लिया। बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन, प्रोपोर्शन का साइन हटा के इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट। के किसका कांस्टेंट है, रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। जब हम इसे चेक करेंगे एट इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, राइट। यहाँ पर हमने अपना KF यानी कांस्टेंट फॉरवर्ड की वैल्यू पुट की, इज इक्वल्स टू बराबर होना चाहिए कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। फिर हमने वेरिएबल को एक तरफ किया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, इस तरफ आएगा डिवाइड में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास चीज है, ठीक है, ये हमारे पास किस में है, इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम को पूरा फुलफिल करती है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, KC कहेंगे, ठीक है। KC इज द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि ये KC जो है क्या है, बेसिकली KC is the ratio of concentration of reactant and concentration of product at equilibrium, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, वो हमारे पास क्या है, KC है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे
अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास जो C और D था ये क्या था, हमारा प्रोडक्ट था, और ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट था। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, और ये रहा हमारा एक्टिव मास का रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, सही है। तो हम यहाँ पर अगेन बात रिपीट करते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे फुलफिल हो रही थी, ठीक है, जो कि केसी हमारे पास क्या है, यही है, रेशियो है किस चीज का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट जो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट किसके, हमारे पास रिएक्टेंट के। बेसिकली यहाँ पर जो है ये डिवाइड का रिलेशन बता रहा है, रेशियो हमारे पास क्या होता है, रेशियो हमारे पास डिवाइड होता है कि जब इस तरह की वैल्यू होती है हम इसको इस तरह लिखते हैं, ऐसा ही है। तो बेसिकली यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि केसी किसका रेशियो है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डेरिवेशन मुकम्मल हो गई। अब हम इसी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हमने डेरिवेशन तो कर ली, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ केसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर मौजूद है, प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसी, ठीक है, पेज नंबर 7 पे। तो आप इसे भी लाजमन याद कर लीजिएगा, अगर आपके पेपर में आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम केसी हमेशा कब होगी, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे हम केसी को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि केसी इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। आगे हमारे पास लिखा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वही बात लिखी है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद लिखा है केसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंसंट्रेशन। अब केसी जो है वो किसी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है केसी चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंज, जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर जब चेंज होगा तो फिर केसी जो है वो चेंज होगी, अदरवाइज कोई भी कंसंट्रेशन केसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। उसके बाद लिखा है केसी इज ग्रेटर देन 1, जब केसी 1 से बड़ा होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जब केसी ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसी तरह केसी जब लेस देन 1 होगा तो फिर हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे होगा, कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा केसी पे, केसी पे अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ टेम्परेचर से, टेम्परेचर चेंज तो केसी चेंज, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रेटर देन अगर 1 हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन, लेस देन 1 हुआ तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हमारे पास थी केसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, केसी की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं केसी की यूनिट को, केसी की यूनिट को चेक करते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहली चीज, केसी की कोई भी स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, ठीक है। केसी जो है वो डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन होगा उसी हिसाब से उसकी यूनिट होगी या फिर यूनिट नहीं होगी। तो कोई एक बिल्कुल परफेक्ट यूनिट नहीं होती, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती। जब डिफरेंट रिएक्शन होगा तो केसी की यूनिट डिफरेंट होगी। अब किस तरीके से वो हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं, अब इसमें हम केसी की यूनिट को चेक करेंगे, सही है। तो पहला वाला अगर हम सॉल्व करें सबसे पहले, तो हमारे पास जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, सही है। तो इसमें हम किस तरीके से चेक करेंगे, सबसे पहले ये रहा हमारा केसी, ठीक है, जो कि हमारे पास हमारा जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया CO2, ठीक है, यह हमारे पास हमारा एक्टिव मास में हम लिखेंगे इसको, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर हमारा ये रहा हाइड्रोजन, सही है। अब इसके रेशियो में, ठीक है, यानी कि केसी इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को लिखेंगे एक्टिव मास में। तो ये रहा हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था वो ये रहा CO, ठीक है, उसके साथ प्लस हमारा H2O। अच्छा, यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में होता है, सही है। तो उसके बाद हमारे पास हो गया H2O, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास हमने पढ़ा था एक्टिव मास की जो हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सही है। तो हम इनकी जगह जो है, क्योंकि ये एक्टिव मास में, तो हम इनकी जगह इनकी यूनिट लिखेंगे किस तरीके से, ये रहा हमारे पास केसी जो कि बराबर है, ये आ गया हमारे पास मोल, फिर आ गया डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक हो गया। अब इसका लिखेंगे हाइड्रोजन का, यहाँ पर हो गया मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिखेंगे, हमारे पास क्या था
मोल डेसीमीटर क्यूब। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास हो जाएगा मोल और डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी मोल नहीं है, तो हम कोई भी पावर नहीं लगाएंगे। जब कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो 1 है, तो यानी कि इनकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब देखें, ये इससे डिवाइडेड में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर केसी की वैल्यू क्या आई, यूनिट क्या आई, कुछ भी नहीं। सही है, तो इसीलिए हमारे पास केसी की कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। जब रिएक्शन डिफरेंट होगा तो यूनिट डिफरेंट होगी। यहाँ पर हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आई। सही है, अब हम इसी तरीके से दूसरा वाला चेक कर लेते हैं अपना। तो सबसे पहले हमारे पास केसी, ठीक है, सबसे पहले हमारा ये रहा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हम लिख देंगे दैट इज NH3, ठीक है, और ये जो 2 है नंबर ऑफ मोल, ये इसकी पावर बन जाएगा। डिवाइड में हमारे पास हमारा रिएक्टेंट आ जाएगा जो कि हमारे पास है N, ठीक है, इसके ऊपर कोई हमारे पास जो है कोएफिशिएंट नहीं है तो कोई पावर नहीं होगी, और कोई पावर नहीं है तो मतलब इसके ऊपर क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है दैट इज हाइड्रोजन, और उसकी पावर है हमारे पास 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी यूनिट लिख देंगे। एक्टिव मास की जो हमारे पास यूनिट है मोल, ठीक है, उसके बाद डेसीमीटर क्यूब। सही है, ये हमारे पास आ गया मोल डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह नीचे वाले रिएक्टेंट की हम लिख देंगे, हमारे पास है मोल और ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर भी मोल और ये डेसीमीटर क्यूब, मतलब सबकी हमने जस्ट क्या करनी है, यूनिट लिख देनी है, और ये इसकी पावर इसके ऊपर ऐसी, ठीक है, ये इसकी पावर इसके ऊपर पावर ऐसी रहेगी, ठीक है। बाकी इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह हम क्या करेंगे, मोल की, यानी जो हमारे पास एक्टिव मास की जो यूनिट थे वो यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज है, वो क्या कि यहाँ पर मैथ्स का जो एक्सपोनेंट का जो लॉ होता है, जो रूल्स होते हैं कि हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सही है, तो हमारा पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा जो कि है मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, उसके पावर 2। जबकि हमारे पास डिवाइड में जो 2 है, यहाँ पर आप देखिए बेस हमारा क्या है, सेम है, दोनों जगह पे हमारे पास मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब है। इसकी जो एक्सपोनेंट है उसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, बेस जो है वो सेम था तो हमने जस्ट पावर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। अब बाकी मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया Kc = ये तो ऐसी रहा एज इट इज मोल, हमारे पास डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और इसकी एक्सपोनेंट आ गई 2, और यहाँ पर हमारे, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर है 2 और यहाँ पर ये 4 हो चुका है, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, कैंसिल आउट हो सकता है, तो जहाँ कैंसिल आउट होगा आप वहाँ कैंसिल कर लीजिएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसके ऊपर जो है वो लिख देंगे 1, ये हमारा Kc, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 2 आ गया। सही है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 है ये इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मोल से भी और डेसीमीटर क्यूब से भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम। सही है, तो यहाँ पर हमारा Kc रहा बिल्कुल ऐसी, ऊपर 1 ऐसी रहा। अब ये इस मोल को हमने जब ओपन किया तो 2 इसके ऊपर भी आ गया, डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब था और यहाँ पर भी 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक बेस के ऊपर 2 पावर है, तो जब एक बेस के ऊपर 2 पावर हो तो हम उसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पावर पावर जब होती है तो पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल Kc 1 ऐसी रहा। अब ये हमारे पास हो गया मोल का 2 और डेसीमीटर क्यूब जो था हमारे पास 2 × 3 = 6 और ये नेगेटिव का साइन वैसी रहा। सही है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमें रिएक्शन दिया हुआ था, ठीक है। ये हमने रिएक्शन को क्या किया, सबसे पहले इसे हमने लिखा Kc में। Kc में हमारे पास प्रोडक्ट रेशियो होता है रिएक्टेंट का, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट का, और ये रहा रेशियो यानी कि डिवाइड, ठीक है। जो हमारे पास जो उसका कोफिशिएंट होता है वो उसकी क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। जो मोल होगी वो पावर बन जाएगी, तो मोल को हमने पावर बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्टिव मास में था, एक्टिव मास की यूनिट है मोल डेसीमीटर क्यूब, तो हमने हर जगह जहां पर एक्टिव मास है वहां पर एक्टिव मास की यूनिट लगा दी मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो सेम था तो हमने बेस सेम पावर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया 4, यहाँ पे 2, इसे कैंसिल कर लिया, 2 के टेबल से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। यहाँ जस्ट 1
ब्रैकेट को जब खोला तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये 2 जो है इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, तो 2 तो ऐसे ही रहा, लेकिन यहाँ पर डबल पावर थी, पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 नेगेटिव का, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर 1 हो गया, लेकिन ऊपर 1 हम रखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करेंगे, तो नीचे वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो उसके साइन जो है वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे केसी था ये था मोल, ठीक है, इसके ऊपर जो -2 था वो नेगेटिव का 2 हो गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो डेसीमीटर क्यूब 6 था वो पॉजिटिव का हो गया। तो ये हमारे पास जो है हमारी केसी की वैल्यू निकल गई। तो अगर हमारा रिएक्शन डिफरेंट होगा तो केसी की यूनिट जो है वो डिफरेंट, ये वैल्यू नहीं है, बेसिकली यूनिट है। तो जब हमारे पास रिएक्शन डिफरेंट होगा तो यूनिट डिफरेंट होगी। तो केसी की कोई भी स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट जो है वो अपने रिएक्शन के हिसाब से चेंज होती है। डिफरेंट यूनिट होगी, डिफरेंट रिएक्शन होगा तो उसकी यूनिट भी ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सेक्शन डी में न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास जो हमें इस तरीके से फाउंड करना है। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 1.3 कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बाकी हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 3 न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल और टॉपिक 1.4 इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने अपने 1.2 को और 1.3 टॉपिक को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। इस टॉपिक में आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ जो ना समझ आई हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी डिस्कस फर्दर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।